नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह हम बात करेंगे पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर बढ़ते हमलों की, भारत और चीन के बीच 19वें दौर की सैन्य वार्ता के बेनतीजा रहने के कारणों की, रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात की, भारतीय सेना के आपात खरीद अनुबंध की और अमेरिका, दक्षिण कोरिया तथा जापान की ओर से मिलकर उठाए गए सुरक्षा कदमों की। इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सर पड़ोस से करते हैं। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर बढ़ते हमले क्या दर्शा रहे हैं? नीरज जी, हम चीन और पाकिस्तान की जब बात होती है जी, तो हम ये सोचते हैं कि बहुत क्लोज हैं वो जी, बहुत साथ हैं जी, चीन पाकिस्तान की मदद करता रहा है, पाकिस्तान चीन की मदद करता रहा है जी, हम यही लेके चलते आए हैं। जी, और ये सारी चीज़ें सही भी हैं, गलत नहीं है, लेकिन हम ये नहीं समझे कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो हैं, जी, पब्लिक का मूड क्या है, जी, बिल्कुल, ये चीज़ जो है सामने नहीं आती है जी, कि क्या है। जी, और अगर वास्तव में देखा जाए तो जो पब्लिक है पाकिस्तान की, जी, वो चीन को बहुत हद तक जिम्मेदार मानती है जो कंडीशंस उनकी हैं। जी, जैसे पहले अमेरिका को करते थे जी, और अभी भी आप देख ही रहे हैं। कुछ दिन पहले कुछ लीक हुई थी केबल वगैरह, जिसमें लगा था कि किस तरह बातचीत हुई है इमरान खान को हटाने के लिए जी, अमेरिका से और अमेरिका की मदद मिलेगी। जी, उसके बाद आपने देखा जनरल मार्क मिली की विजिट हुई और इन्होंने एक अनुबंध भी किया आपस में, एग्रीमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले हम कहते थे कि पाकिस्तान चल रहा है अल्लाह अमेरिका आर्मी के ऊपर, अभी भी वही है। जी, आप देखेंगे कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो चीन का मामला है ये नया नहीं है। जी, चीन पहले से भी इनकी मदद देता आया है जी, और पाकिस्तान भी चीन के साथ पहले से है। जी, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। और ये चीज़ अगर आप देखें, जो आप नागरिकों की बात कर रहे हैं, तो 2000 मैं अगर आपको याद दिलाऊं, 2004 और 7 के बीच में, जी, 17-18 साल पहले, जबकि ये CPC कॉरिडोर वगैरह की बात, BRI इनिशिएटिव की बात नहीं थी, तब भी ये होता था। जी, 4-5 अटैक्स हो रखे थे वहाँ पर जी, चीनी नागरिकों के, उसमें उनके ऊपर। और ख़ास करके जब से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाली बात आई है जी, और जो कॉरिडोर CPC कॉरिडोर बन रहा है, जी, जो गवदार तक नीचे आना है, जी, वो अगर देखा जाए तो मुख्य इंटरेस्ट तो उस पर चीन की ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा चीन को है। जी, गवदार पोर्ट पर अगर वो आ जाता है तो जी, सोचिए कि साइड में इंडियन ओशन देखिए, अपना अरब सी, हर जगह मतलब उसको एक बहुत बड़ा उसको एक बेस मिल जाएगा। जी, और बाकी चीज़ें तो मैं ये कहूँगा कि सब्ज बाग हैं कि पूरा रोड के साथ साथ आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जी, पावर का और उसका है। वहाँ भी देखा आपने कि अटैक्स होते रहे हैं। तो मैं शुरुआत में ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि चीनी जनता जो है बहुत चाहती है, सॉरी, पाकिस्तान की जनता चीन को बहुत चाहती है, जी, ऐसी चीज़ नहीं है। अगर सिर्फ आप हिस्ट्री देखिए इनकी, तो मैंने कहा था 2004 से 7, 2018 में देखिए, वहाँ भी बलोच सेपरेटिस्ट हैं, उन्होंने अटैक किया था। और हैं कौन इन पर करने वाले? क्योंकि जहाँ से आ रहे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से, जहाँ से कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव आ रही है, उनका कहना है कि ये तो पूरी इकोलॉजी यहाँ की डिस्टर्ब कर देंगे। जी, पूरा सेटअप इनका जो है कल्चरल से लेकर हर एक चीज़ चली जाएगी। जी, और चाइना ने तो क्लियर कर रखा है कि अपनी, अब तो वो कह ही रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें वो खुद करेंगे। जी, तो ये सारी चीज़ों को देख करके ये लोग पहले ही से उनके अगेंस्ट हैं, खास करके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जो कि अपने आप को तो पाकिस्तान का भी हिस्सा नहीं मानते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो एक वो चीज़ है। दूसरी देखिए, उइघर में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, जी, वो दबा तो दिया गया है, जी, लेकिन रुका नहीं है। जी, नॉलेज में है, पाकिस्तान के लोगों के नॉलेज में है जी, कि जब अपने यहाँ जो उनके यहाँ रह रहे हैं मुसलमान, उनका ये हाल कर रखा है इन्होंने। जी, और अब सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है उसकी, जी, कि किस तरह कितना जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, कितना उसको उनको पॉपुलेशन बढ़ने नहीं दी जा रही है, उनकी कन्वर्जन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है देख करके इनको लग रहा है कि फिर आगे ये चीज़ें अपने मुसलमानों के साथ कर रहे हैं तो बाकी ये और जगह क्या करेंगे। जी,
ये जो आप टीटीपी लीजिए, हालांकि टीटीपी ने जो लेटेस्ट अटैक से तो अपना हाथ किनारा कर लिया है और है भी शायद, लेकिन इनके साथ जो है आप एक और मुख्य चीज़ है कि जो अफगानिस्तान में चीन ने बहुत कोशिश की अपने पैर जमाने की। अगर आप देखिए तो हर एक टॉक्स में वो हिस्सेदार बना रहा कि हम तो नेबरिंग कंट्री हैं, और अमेरिका के जाने के बाद उसने काफ़ी मीटिंग्स की उनके साथ, विजिट्स भी की, लेकिन बात वहाँ बनी नहीं, और वहाँ से भी चीन को बहुत बड़ा डर है जी। तो वो एक पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा अपना जमाए रखना चाहता है कि यहाँ से हमें मदद मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इनको फ़र्क डाल रही हैं। और इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट अटैक था, आप देखिए, जो हम 13 अगस्त की बात कर रहे हैं, मैं वहीं से हम चलेंगे जी। उस दिन बेसिकली फिदाइन अटैक हुआ है जी। और जो कॉन्वॉय इनको लेके जा रही, एयरपोर्ट से लेके जा रही थी चाइनीज नेशनल्स को, जो इनके टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट हैं उनको लेके जा रही थी, और ये पाकिस्तान आर्मी के प्रोटेक्शन में जा रहे थे जी। उसके बावजूद इनके ऊपर फिदाइन अटैक हुआ, राइफल से हुआ, ग्रेनेड से हुआ, और उसमें जो इनका पाकिस्तान का आईएसआई का जो आईएसपीआर है जी, प्रेस रिलेशंस वही करते हैं सारे जी। तो उन्होंने सिर्फ ये बोला कि 2 मिलिटेंट्स मारे गए, जबकि उस समय वहाँ 2 मिलिटेंट्स और 2 चाइनीज भी मारे गए थे जी। जो कि न्यूज़ 2 दिन के बाद आई जी। तो ये वहाँ पर मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इससे पहले हुआ था, बल्कि चाइना ने वार्न कर रखा था कि भाई अगर आप नहीं सिक्योरिटी दे सकते हो तो हम अपनी खुद करेंगे जी। लेकिन आप देखिए कि वहाँ भी ये फिदाइन अटैक इस तरह हुआ जी। और शहबाज शरीफ गए थे वहाँ पे, तब उनको भी यही बात बोली गई थी। बिल्कुल शहबाज शरीफ को बोली गई थी, इनके चीफ्स को, आर्मी चीफ गए थे इनके, उनको बोली गई थी जी। तो ये सब काफ़ी, मतलब इसे अगर आप पीछे जाइए तो आप देखिए कि इसी में मतलब 3 चीज़ आप सोचिए कि राइफल्स भी इस्तेमाल हुई, हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ, और रोड साइड बॉम्ब का भी इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इनको भी पता था कि सिक्योरिटी के साथ जा रहे हैं, और इतना सब होने के बाद ये हो गया जी। तो आप समझ सकते हैं कि यह चाइना भी समझ रहा है कि मतलब कितनी बड़ी पैठ है, कितना ये कर सकते हैं, जो हम जो लोग भी हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, जो इनको तो ये लोग तो मिलिटेंट्स कर रहे हैं। आप सोचिए जुलाई में 2022 में आपको याद है कि जो इनके पावर वाले इंजीनियर्स चाइना के जा रहे थे, बस पर अटैक हुआ था जी। उसमें 9 लोग मारे गए थे, 5 जो उसमें चाइनीज, जो 4 चाइनीज, 5 इनके थे, इन्हीं के लोग थे जी। तो उस समय भी अटैक हुआ था। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट हुआ था, उसमें 13 लोग मारे गए थे जी। उससे आप और अगर पीछे आइए तो अप्रैल 2022 में, उस समय भी जो है उन्होंने टारगेट किया था चाइनीज एम्बेसडर को जी, जो बच गए थे, बट टारगेट वही थे। ये बात चाइना ने भी उठाई थी जी। तो इस तरह से ये आप देखिए, उस समय कराची यूनिवर्सिटी में भी अटैक हुआ था 2022 में, जिसमें 2 चाइनीज इनके लेक्चरर्स थे जो कि यूनिवर्सिटी में पोस्टेड थे जी, उनके ऊपर अटैक हुआ था। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि लगातार चल रही हैं, और ये चीज़ लगातार, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे 2018 में देखिए कि बलूच सेपरेटिस्ट ने, उन्होंने जो है प्लान किया था चाइनीज डिप्लोमेट्स को किडनैप करने के लिए जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2004 साल से लेकर के 2004 और 7 में की बात मैंने बताई 3-4 बार, और अभी देखिए ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी तक अटैक्स हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि जो आम पब्लिक है पाकिस्तान की, वो चीन की प्रेजेंस या चीनियों की प्रेजेंस नहीं चाहती है पाकिस्तान जी, बिल्कुल, इंक्लूडिंग ये जो ग्रुप्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं वो भी नहीं चाहते हैं। जैसे आईएसएस खुरासन है जो कि ईरान में बेस है, वो भी एक्टिव है पाकिस्तान में, और वो भी एंटी चाइना है जी। तो ये ऐसे ग्रुप्स हैं, और ऐसे ग्रुप्स का मतलब कि इनको सपोर्ट तो लोकल से ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ओवरऑल चाइना तो चाह रहा है वहाँ अपने, चाइना बीआरआई अगर गया है, आप सोचिए बीआरआई 2018 तक मेरे ख्याल से कंप्लीट होना था, 4-5 साल ऐसे ही बढ़ गया, और अभी भी बहुत बाकी है, कहाँ तक जाएगा। और अमेरिका वगैरह तो इसको विफल योजना भी बता रहे हैं। अभी आप देखिए, मैं आगे उसी पर आ रहा था कि अभी हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है। आप देखिए
सीपीएसी और गौदार तक जाने में आप देखिए, बेसिकली मैंने कहा था कि चाइना का ही इंटरेस्ट है जी। उसको सब कुछ मिलेगा। पोर्ट से मिल जाने से नियरेस्ट जो है स्टेट ऑफ हार्मूज, वहाँ पर उसका बेसिक एक तरह से देखा जाए तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, जहाँ अभी तक स्टेट ऑफ हार्मूज में नहीं पहुँच पाया है अरब इन्फ्लुएंस की वजह से जी। लेकिन वो यूएई को फ्रेंड बनाना, ईरान से बात करना, ये सब सारी चीज़ें इसीलिए कर रहा है वो। तो गौदार से स्टेट ऑफ हार्मूज लेकर के उसका इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ जाना जी, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने बोला हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पावर हम डैम स्टेब्लिश करेंगे, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ अभी तक कुछ आई नहीं जी। और अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें चाइनीज से की वजह, इन सब चीज़ों की वजह से लोकल से इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है जी। बिल्कुल, गवर्नमेंट से भले नहीं हो, गवर्नमेंट से तो कटोरा लेके जाते हैं, पैसा मिला है, लेकिन पैसा भी चीन ऐसे नहीं दे रहा है जी। आप सोचिए कि जितने फॉरेन डेट या लोन है जी पाकिस्तान के, आई थिंक 30% से ऊपर जो है जी वो चीन से है। तो चीन ऐसे छोड़ तो देगा नहीं। अगर मान लीजिए जो अभी तक की 2 महीने पहले की रिपोर्ट थी, $100 बिलियन का उनका फॉरेन डेट था या लोन था जी, उसमें से 30 बिलियन अगर डॉलर चीन है, तो चीन ऐसे तो नहीं छोड़ देगा। बिल्कुल। तो वो तो कटोरा जो अभी गवर्नमेंट लिए जा रही है और भुगतना पब्लिक को है, तो पब्लिक भी ये जानती है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जो यहाँ के लोग कह रहे हैं, जो हम बात करते खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की, कि हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस पे टारगेट कर रहे हैं जी, बिल्कुल अलग हो जाएगा हमारा। और चाइना जो आप देखिए, कुछ भी हो ट्रेड में, कितना भी चाइना ट्रेड करेगा, पाकिस्तान के साथ कितना ट्रेड करेगा एक्चुअली देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि तो अपना फायदे के लिए कर रहा है, अपने लिए जी। तो आगे तो हमें गुलाम बना के रख देगा इस तरह कि अभी अमेरिका करता रहा है, अभी जो है ये पैसे दे के करता रहेगा जी। तो ये चीज़ जो है थोड़ा ज़्यादा उसमें चल रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी दोनों चीज़ें, BLA जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको कि अब तो ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है अफगानिस्तान से जी। और हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले एपिसोड्स में कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या हालात हैं, लड़ाई फायरिंग सब कुछ हो रखी है उनके बीच में, आर्टिलरी शेलिंग तक हो रखी है। तो उनकी ये जो है दोनों ही अगेंस्ट हैं पाकिस्तान के। तो ये बात जो है पाकिस्तान के गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो नेचुरली वो चाइना के अगेंस्ट तो ये हैं ही। तो ये लोग इस हिसाब से लेके चल रहे हैं। और चाइना की मुश्किल ये है कि उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो करोड़ों डॉलर मतलब अरबों डॉलर लगा रखा है। अब वो पीछे कहाँ, वो भी नहीं हट पाएगा, उसकी भी यही हाल है। अब लेकिन अभी देखिए बीच में क्या हुआ, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो अभी बात हो रही थी पिछले हफ्ते, जो केबल लीकेज हुआ है बिटवीन एक इंटरसेप्ट, आई थिंक न्यूज एजेंसी है US की, जिसने वो किया कि उन्होंने कहते हैं कि इंटरसेप्ट, अब मतलब उन्होंने लिया है, जिसमें था कि पाकिस्तान डिप्टी जो होते US में इसके पेंटागन से और इनकी यहाँ से इनके आर्मी चीफ से बात हुई है, या इनके गवर्नमेंट के बीच में, नेचुरली वो गवर्नमेंट ही आर्मी की है, गवर्नमेंट की है, कि इमरान खान को हटाना है जी। ये पहले की बात है, इमरान से पहले की बात, आई थिंक ये अप्रैल वगैरह की बात है जिसमें कि आ रही थी। और वो हटाने के बाद ये था कि हम रिलेशंस हम सुधरेंगे और हम जो है और मदद करेंगे जी। और देखिए जब ये लीक तो अभी हुआ है, अभी 3-4 दिन पहले केबल आया है, बट उसके बाद हुआ क्या था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जनरल मार्क मिली आए थे जी पाकिस्तान में, जो US पैसिफिक कमांड के हेड हैं जी। और अभी देखिए 4 दिन पहले रेटिफाई कर दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, रिजाइन करने से पहले इन्होंने, कि अब अमेरिका के साथ जो कुछ साल पहले तक इनकी ट्रीटी थी, जो सिक्योरिटी के ऊपर एक ट्रीटी थी जो बंद पड़ी थी जी, लैप्स हो रही थी, उसको जो है दोबारा रेटिफाई करेंगे। और ये सारा हुआ है इसी वजह से जी। और इसके साथ देखिए अब इफेक्ट, इसका मतलब कि जो हम बात करते हैं अल्लाह आर्मी अमेरिका, अल्लाह का तो है ही है, वो तो हमेशा है, उसके बिना तो पाकिस्तान रह ही नहीं सकता जी। वही रख रहा है फिलहाल। अमेरिका ने फिर शुरू कर दिया इनके ऊपर, आर्मी तो कर ही रही है अपना, तो अमेरिका ने शुरू कर दिया। तो आप देखिए अब इसकी फ़र्क क्या पड़ रहा है। अमेरिका तो नेचुरली चाहेगा कि चीन के उसमें नहीं जाए पाकिस्तान जी, तो चाहेगा कि जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बंद हो जाए या रोक दिया जाए।
तो मेरा जो ओपिनियन है, अगर ये रहेगा तो वो क्यों चाहेंगे कि ये बलूच नेशनल आर्मी और टीटीपी जो है अटैक नहीं करे। जी बिल्कुल। वो तो चाहेंगे कि वो अपना करते रहें, बल्कि वो तो सीआईए का अगर आप चलें तो उनको शह देंगे बिल्कुल, कि आप बम बारूद भी देंगे, सब कुछ करेंगे, हर तरह से उनकी मदद करेंगे जी। तो एक ये चीज़ है जी। तो अमेरिका चाहेगा कि कुछ नहीं होता, आप टेम्परली रोकिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जुलाई से इन्होंने, अगर चाइना ने जो है टेम्परली वैसे भी बंद कर रखा था इसी वजह से जी, क्योंकि अटैक्स की वजह से उन्होंने रोक रखा था। उनको पता था कि और प्लान्ड अटैक्स हैं जो कि ज़्यादा हो सकते हैं जी। और पाकिस्तान का भी थोड़ा सा वो है, लोगों का भी वो है कि ये धीरे धीरे चीन जो हमारे ऊपर के नॉर्थ की जो भी अब उन्होंने दे दिया है इलाका, हम तो भारत का ऑब्जेक्शन ही था जी कि वो तो जो जिस इलाके से रोड जा रही है जो वो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो तो हमारा है जी। आज नहीं तो कल हमारा होगा। तो इस वजह से वो भारत तो पहले ही कहता है कि हमारे उसमें इंक्रोचमेंट है, और इनके लोग भी ये कह रहे हैं कि ये इंक्रोचमेंट है जी, जो ये करेगा हमारे ऊपर। जी, बलूच और बाकी लोग कह रहे हैं कि ये तो इंक्रोचमेंट हो रहा है उसमें। तो ये जो चीज़ें हैं, और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये आ रही है जो वहाँ के बुद्धिजीवी और बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई जो वो इलाका है अनएक्सप्लोर्ड है, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा वो पूरा इलाका देखा जाए तो अनएक्सप्लोर्ड है, उसमें काफ़ी ज़्यादा माइंस और मिनरल्स हैं जी। तो आज तो रोड लेके आएगा, कल कहेगा कि हम जो है उसमें अपना वो करें, जो कि ऑलरेडी चीन अफ्रीका में कर रहा है और जो उसने कोशिश की थी अफगानिस्तान में करने की जी। तो ये एक भी डर है लोकल्स में। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर है कि क्या होगा इसके अलावा। और इस्लामाबाद का जैसे है उसमें प्रेशर तो वही है कि चीन का कि भाई नहीं चलेगा तो हम आपको कुछ नहीं देंगे। और इतनी ज़्यादा वार्निंग के बाद भी अगर मैं देखूं, मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट भी मुझे लग रहा है कि नहीं चाहती कि ये चीज़ जल्दी प्रोग्रेस करे BRI जी जी। और वो भी रोक ज़्यादा नहीं लगाना चाहते, चाहे BNA या TTP के ऊपर कि ये लगा देंगे और ये पूरा रुक जाए, क्योंकि वो भी थोड़ा उसमें चाहते हैं कि नहीं, कि ऐसा ना हो कि चीन वास्तव में जैसे बाकी जगह कर रहा है ये कर ले और फिर अमेरिका का प्रेशर तो वही है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बुला के जो लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं है कि ये एक ही तरफ से ये चल रहा है, और प्रेशर है ज़रूर पाकिस्तान के ऊपर अभी चीन से थोड़ा दूर रहने की, क्योंकि आपको याद है जो जब यूक्रेन की रशिया की लड़ाई हुई थी तो उस समय इमरान खान रशिया गए थे, उसी दिन लगभग गए थे जिस दिन लड़ाई थी जी, और सपोर्ट करके एक तरह से आए थे, उन्होंने ना नहीं बोली थी लड़ाई के अगेंस्ट जी, और बाद में बोलते भी रहे थे और अमेरिका काफ़ी नाराज था। इनफैक्ट एक क्वेश्चन हुआ था उसमें अमेरिकन उसमें मैं पढ़ रहा था कि उनको डिप्टी सेक्रेटरी जो उनके हैं फॉरेन स्टेट के उनके ऊपर कांग्रेस में हुआ था कि भाई पाकिस्तान कैसे हमारे अगेंस्ट बोल रहे हैं और ये चीज़ें चल रही हैं। तो उनके लिए भी एक बड़े अचंभे वाली बात थी कि जिसको हम इतना दे रहे हैं ये हो रहा है। तो ये सब मिल करके सारे ये प्रेशर्स ऐसे हैं। और अभी देखिए आप, केयर टेकर गवर्नमेंट बन गई है, अब ये कैसे क्या कंट्रोल करेंगे जी? उनको तो वैसे ही अपनी इकॉनमी देखेंगे कि ये इनको कंट्रोल करेंगे कि ये जो है आर्मी की देखें, अमेरिका की सुने, आर्मी की सुने, इकॉनमी देखें। तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये सब हो पाएगा। और जो प्रेशर्स हैं अभी उसके हिसाब से ये जो भावना है लोगों की चीन के प्रति वो जल्दी ख़त्म नहीं होने की है जी। ये चलती रहेगी और ये BRI डिले होता रहेगा जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। भारत और चीन के बीच 19वें दौर की सैन्य वार्ता हुई मगर कोई नतीजा नहीं निकल सका, इसे कैसे देखते हैं आप? और ख़ास तौर पर जब अभी प्रधानमंत्री जी की ब्रिक्स में मुलाकात होनी, शी जिनपिंग से बड़ी उम्मीदें थी इस वार्ता को लेकर। बिल्कुल आप देखिए कि दोनों चीज़ देखिए कि एक तो ये कोर कमांडर लेवल मीटिंग जी, और वैसे भी आप पिछले साल देखिए 21-22 में बहुत जल्दी मीटिंग्स होती थी जी। इस बार मीटिंग्स भी काफ़ी लेट हुई हैं जी, पहले की तरह फ्रीक्वेंसी नहीं है जी। और कहा तो यही जा रहा था कि भाई मीटिंग होनी है, उसमें होनी है, और देखिए एक मीटिंग नहीं है,
अभी वहाँ पर ब्रिक्स की मीटिंग होनी है जी। और अगले महीने जी उनका अभी तक हालांकि शी जिनपिंग ने कंफर्म नहीं किया है जी कि वो जो यहाँ पर G20 मीटिंग में आएंगे कि नहीं आएंगे, बट ये हो रहा था कि 2 मीटिंग्स हैं जी और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जिससे कि ये कह सकते हैं कि हाँ ये सिचुएशन है। जी लेकिन एज यूजुअल हमारे पास जो प्रेस ब्रीफिंग्स आती हैं वही आती हैं स्ट्रेट अवे कि भाई पॉजिटिव हुआ, एटमॉस्फेयर ठीक रहा, इन डेप्थ बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे जी जी इस पर चल के। और हर एक आदमी चाहता क्या है कि कोई बात ऐसी हो, या तो भारत तो यही चाहता है जो 2020 से गलवान से पहले की जो स्टेटस है वहाँ पर आए जी। और कुछ जगहों पर जाऊँगा, लेकिन ये जो 1-2 पॉइंट हैं आप देखिए, दौलत बेग ओल्डी में नहीं हुआ, चारदुंगला जो है वहाँ पर नहीं हुआ है जी। उन जगहों पर जहाँ पर कि नहीं चाहता है चीन आगे कि अपनी स्ट्रेटजिक जो लोकेशन मिले उसको छोड़ दे वो जी। तो ये चीज़ जो है मेन रुकावट है जी इसके ऊपर। और अभी देखिए ऑलरेडी आर्मी चीफ ने भी बोला था जी पहले कि भाई सिचुएशन जो है बहुत अच्छी नहीं है वहाँ पर। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी तक चली रही हैं, कोई इनके अंदर मतलब आप देखिए लास्ट हमारा डिसएंगेजमेंट ट्रुप्स का आगे जो पीछे हुए थे सितंबर 2022 में हुई थी जी। अगर देखा जाए तो 10-11 महीने हो गए, लेकिन अभी जो है कोई उसके अलावा कोई 1 इंच पीछे नहीं हटा है ना अपनी ऐसे बातचीत भी हुई हो कि हम जो है आगे ऐसे करने वाले हैं। या तो एक टाइम फ्रेम होता है जी कि भाई हम ऐसे करते रहेंगे, उसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी, तो ये चीज़ हुई नहीं है। और अगर 10-11 महीने में नहीं हुई है तो ये लगता नहीं है कि मतलब इतनी जल्दी ये कुछ करेंगे। अगर कुछ नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हम 2 मीटिंग्स की बात कर रहे थे हेड ऑफ स्टेट्स की, होगी कैसे? क्योंकि भारत की पूरी, इंडिया की तो पूरी पब्लिक इसी पर है जी कि अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो फिर तो वो चीज़ तो होगी नहीं कि हम नारियल पानी पीना है या जो है झूले पर बैठेंगे हम। मैं कहीं देख रहा था कि भाई वो तो टाइम है नहीं जी। टाइम तो है कि जहाँ तक पहली चीज़ ये है कि हम जो पुरानी पोजीशन है वहाँ है और उसको भी जो वहाँ पर है उसको लेके आगे बढ़ें। क्योंकि बॉर्डर मीटिंग्स का आप बताइए जो मैकेनिज्म थी, बॉर्डर मैकेनिज्म इतने सालों से चल रही है। 1993 में बातचीत हुई थी, 22 मीटिंग्स हो गई एनुअल इनकी, वहाँ भी बात आगे नहीं बढ़ पाई जी। तो ये चीज़ इशू कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स बनाते रहेंगे, लेके चलते रहेंगे, फिर तो उसका सॉल्यूशन है नहीं। किसी को तो आगे पीछे जाना ही है। लेकिन मिलेंगे तो औपचारिक मीटिंग तो ब्रिक्स में होगी ही होगी जी। ऐसा तो है, मतलब आपस में दुश्मनी तो नहीं है, बाकी चीज़ें भी चल रही हैं, ट्रेड और बाकी चीज़ें चली रही हैं। लेकिन सवाल आप ये देखिए कि दोनों की तरफ से 60,000 से ज़्यादा ट्रुप्स डिप्लॉय हो रखे हैं, इतने ज़्यादा वेपन्स एम्युनिशन डिप्लॉय हो रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। एक अच्छी बात है, चीन ने पहले कर लिया, हम थोड़ा लेट कर रहे हैं, बट अच्छा हो रहा है, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है जी। जो भी हो रहा है हमारे में एज ए आर्मी मैन मैं कहूँगा एक अच्छी बात है कि जो हमारे ट्रुप्स हैं जी उनको आज नहीं कल के लिए तो कम से कम देख रहे हैं सामने जी कि हमारे सामने क्या है, क्या दुश्मन है, क्या टेरेन है, क्या इलाका है, मैंने क्या करना है, कौन से वेपन्स का इस्तेमाल कैसे करना है। अब उनको हमें पता लग रहा है कि कौन सा वेपन वहाँ कितना काम करेगा नहीं करेगा जी। तो एक तरह से पॉजिटिव चीज़ है उस हिसाब से देखा जाए। मिलिट्री आइज की तरफ से मैं सिखलाई की बात करूं तो उस हिसाब से, मिलिट्री स्टडीज़ की बात करूं उस हिसाब से, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा हम उसमें लगा रहे हैं, एक दूसरे का खर्च हो रहा है, वो भी तो एक बहुत बड़ी बात है। तो एक ये चीज़ है। और अभी भी देखिए चीन ने जो वीज़ा जो हमारे लोग के लेके जा रहे हैं, वीज़ा जो भी देनी है JNK और अरुणाचल वगैरह में अभी भी स्टेपल करके दे रहा है जी। ये भी चीज़, मतलब ऐसी चीज़ें तो कम से कम बातचीत तो होनी चाहिए जी, जो कि ये चीज़ नहीं हो। और लेकिन एक चीज़ जरूरी है कि इसमें बातचीत में कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट रुकी है जी। जो होती थी वो चीज़ नहीं है। और जो भारत ने भी ऐसा नहीं कि सीधा छोड़ रखा है,
अब इन्होंने ट्रेड में आपने देखिए काफ़ी कटौती की थी, कमी की थी जी। ट्रेड बढ़ा है लेकिन उस हालत में नहीं है जो पहले था जी। और कई जो चाइनीज सिक्योरिटी जो कंपनीज थी उनके ऊपर सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं भारत ने, चाहे उनकी टेलीकॉम कंपनीज थी, कई उनके ऐप्स को बंद किया गया, टिकटॉक और कई जैसे ऐप्स है उनको बंद कर दिया गया। लोकल चाइनीज़ कंपनी को उनको बड़ा क्लियर बोला गया है कि आप जो है या अगर इंडिया में काम करना चाहते हो तो आपको जो है एक इंडियन कंपनी के साथ रखना पड़ेगा। अगर आपने कंपनियां हैं तो आपको उनके डायरेक्टर उसमें इंडियन भी होने चाहिए, भारत के भी होने चाहिए। तो ऐसे कई चीज़ें लगा रखे हैं उसमें। इनके मोबाइल ऐप्स पर देखिए जो इनकी 5G उसके बारे में हम जानते हैं। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं, जब तक वो चीज़ हमारी सॉल्व नहीं होती तो ये भी चलता ही रहेगा जी। तो उसमें नुकसान दोनों का तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि भारत का उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर वो बंद कर रखा है तो आत्मनिर्भर में ये खुद हमें बनाना पड़ रहा है जी। और भी कंपनियां आ रही हैं। आप देखिए हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अब बन गए मोबाइल के, नेट इंपोर्टर हमारा चाइना से होता था जी। तो हमारा तो ये चीज़ें चल रही हैं टेक्नोलॉजिकली देखिए, अब बाकी उसमें देखिए। तो इस वजह से जो है ये मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी ये चीज़ें ख़त्म हो पाएंगी अनलेस कि दोनों तरफ से या चीन की तरफ से मैं कहूँगा कि ज़्यादा थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा उनको। जैसे मैं कह रहा था कि हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ने बोला था कि सिचुएशन जो है वहाँ LAC पर स्टेबल तो है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। जी बिल्कुल, इन्होंने बोला था, हमारे MEN अपना फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला था, जयशंकर जी ने तो बड़ा क्लियर बोला था कि हमारे संबंध जो है नॉर्मल नहीं एब नॉर्मल ही है अभी भी। जी जी। तो उस लेवल पर अगर ये चीज़ चल रही है तो ये इतनी जल्दी नहीं होगी जब तक ये, हालांकि जुलाई में आप देखिए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और हमारे NSA भी मिले थे जी। तो मीटिंग्स तो चल रही हैं लेकिन जनता रिजल्ट चाहती है। बिल्कुल, बाकी लोग रिजल्ट चाहते हैं कि अगर आप ये कर रहे हैं तो इससे जो है आप देखिए मुश्किल है कि चीन जो है ये एक चिपचाप रिवर है उनकी तरफ और गलवान रिवर जो हमारी है उसमें, वहाँ से काराकोरम रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं उनको लेना चाहता है कंट्रोल करके, सो दैट उसका जो हाईवे बन रहा है उस पर उसकी पूरी कंट्रोल रहे। तो इसलिए जो है ये जल्दी नहीं चाहता है कि वो पीछे हटे। हॉट स्प्रिंग और जो गलवान के जो एरिया है हमारी तरफ पहाड़ी ज़्यादा है, रादर हम ऊंचे उस पर हैं, उसकी तरफ प्लेन है जहाँ उसने काफ़ी डेवलपमेंट कर रखे हैं, वहाँ नहीं चाहता कि हम उसको डोमिनेट करें। तो ये सब चीज़ें हैं जो लेके चल रहे हैं, लेकिन बातचीत से ये सारी चीज़ें हल हो सकती हैं और उसमें थोड़ा सा इनिशिएटिव चीन को लेना पड़ेगा और थोड़ा और आगे एक कदम बढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात क्या हैं? लगातार मिसाइलें, ड्रोन एक दूसरे पर गिर रहे हैं, नागरिक भी हताहत हो रहे हैं, कब तक चलेगा, किस दिशा में जा रहा है ये? देखिए हम लोग तो हर उसमें बात की, पिछली बार भी हम लोग बात किए थे और अभी भी जी बिल्कुल जो आपने कहा वही हो रहा है। सिर्फ जी मिसाइल्स और ड्रोन्स और आर्टिलरी शेलिंग चल रही है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है जी, लोग मरे जा रहे हैं जी, और हो क्या रहा है ये सारा यूक्रेन का ही जी, तबाही तो वहीं हो रही है जी, यूक्रेन सिर्फ इसी में है कि हम कहीं 500 मीटर आगे बढ़ गए, कभी एक गांव हमने ले लिया, जी, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। जी, टैंक्स और जो आर्म्स एम्युनिशन हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं जी, इनके यूक्रेन के नाटो के जो आए हैं। एक मीटिंग जो हुई थी उसके बाद की प्रोग्रेस कितनी चल रही है वो कुछ आ नहीं रही है। तो ये जो है वहीं इनका चल रहा है और मुझे लग रहा है कि इसमें रूस अपने आप को और कंसोलिडेट करता जा रहा है जी, उसको समय मिल जा रहा है कि जहाँ तक पहुँच गया है जी, वहाँ से तो पीछे हटेगा नहीं हो, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी डिफेंसेज वहाँ बनाया जा रहा है, जी, सब कुछ कर लिया है और जो जहाँ से पीछे बैठा वहाँ उसने उस इलाके में माइंस वगैरह इतनी लगा दी हैं कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसकी वजह से। और ड्रोन्स का जहाँ तक सवाल है, अभी आप देखिए परसों की न्यूज़ है कि कल की न्यूज़, अमेरिका ने ईरान को बोला है कि अगर ड्रोन्स की सप्लाई चीन को बंद कर दे तो कुछ सैंक्शंस जो किए हैं वो हटाए जा सकते हैं। मतलब यहाँ तक बातें चली गई हैं, मतलब इफेक्ट ये हो रहा है अमेरिका को भी कि रूस जो है काफ़ी नुकसान कर रहा है, तभी तो ये ऐसे स्टेप से ले रहे हैं। और अभी आप देखिए जो
हुआ क्या, 3 दिन पहले जो हम आप बात कर रहे थे, अभी सीरीज ऑफ अटैक्स कर रहा है रूस जी। डेली तो कर ही रहा है, लेकिन रुक रुक के 3-4 हफ्ते भर बाद एक सीरीज अटैक जो कि 3-4 सिटीज पर कीव, लीव, खारकिव जी, खेरसोन, हर जगह, सब जगह अटैक्स हो रहे हैं, हर जगह नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज जो लेटेस्ट देखी है, इन्होंने डेन्यूब रिवर पर जो परसों अटैक किया था जी, जो पोर्ट है उसके ऊपर, जी, असल में एक रूट है यूक्रेन का, जी, जो ग्रेन्स वहाँ से भी ले करके, और वो जो है जो रोमानिया का बॉर्डर है, जी, बेसिकली रोमानिया के बॉर्डर पर ये जो रिवर है डेन्यूब, ये आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप की, जी, जो इनके उसमें है। और ये जो है वहाँ से ग्रेन लेके आते हैं डेन्यूब की उधर से रिवर से, और रोमानिया में जाते हैं, रोमानिया की पोर्ट से फिर एक्सपोर्ट करते थे। जी, तो बड़ा लंबा थोड़ा रूट है, और उस वजह से प्रॉब्लम्स आती थी, बट अब कोई और रास्ता नहीं था, यही एक रास्ता रह गया था इनके पास वहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इस वजह से जो है इसने वहाँ पर किया तबाह करने के लिए, और ख़ुद इन्होंने जेलेंस्की ने बोला है कि उसने 7-8 अटैक्स करके इन्होंने काफ़ी तबाही की है इनके, खास करके जो वेयर हाउसेज थे और जो स्टोरेज थे उसके लिए जी। और दूसरी चीज़ ये हुई है कि इनके जो ड्रोन्स हैं जो यूक्रेन अभी इस्तेमाल कर रहा है वो काफ़ी गिरा रहे हैं जी। तीसरी जो एक चीज़ हुई है, रूस ने अपने ड्रोन्स अभी और यूएवी शुरू कर दिए हैं, जो कामाकाजी या जो शाहिद ड्रोन्स आ रहे थे ईरान से जी। उनके बेस पर उन्होंने बना करके और अपने ये इनकी यूके एमआई की रिपोर्ट है जी। तो मतलब रूस तो अपने बनाया जा रहा है, हालांकि नुकसान तो उसको है, सैंक्शन से हर एक चीज़ से उसको फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन पीछे नहीं आ रहा है इसमें, ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है कि वो पीछे हटे या रोकने की बात करे जी। और जो बाकी चीज़ें अगर आप देखिए तो बॉर्डर पर पोलैंड और मतलब बेलारूस का जो बॉर्डर है लटाविया और पोलैंड से, वहाँ भी एक्टिविटी हो गई है। पोलैंड ने 10,000 से ऊपर ट्रूप्स भेज दिए हैं। लटाविया ने बोला है कि हम जो है अभी अपने बॉर्डर क्लोज करेंगे, 2 उन्होंने पॉइंट्स क्लोज कर दिए हैं, बाकी फेंसिंग भी करेंगे। तो ऐसे करके हर जगह से इनके ऊपर थ्रेट तो बढ़ रही है जी। अब पोलैंड और अगर ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं तो दूसरी चीज़ चेचन ट्रूप्स भी देखे गए हैं अभी जी यूक्रेन की तरफ, रशियन वाले इलाके में। उधर वैगनर ग्रुप ने अपने आप को ऑलरेडी बेलारूस में रजिस्टर कर लिया अभी एज ए एजुकेशनल ग्रुप जी, ये अभी 2 दिन पहले उन्होंने किया है जी। तो मतलब वैगनर की प्रेजेंस अब परमानेंट हो गई एक तरह से बेलारूस में जी। वही एम है, तभी इन्होंने रजिस्टर किया है कि इंटरनेशनल वो ना हो, वो भी एज एजुकेशनल ग्रुप किया है, बाकी तो बाद में इनके। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये नहीं दिखाती कि कहीं से कुछ कम होने का चांस आ रहा है बैटलफील्ड में, बैटलफील्ड के अंदर वहाँ चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। देखिए तो मिसाइल्स का जहाँ तक सवाल है वो रुक ही नहीं रही है, वो तो रशिया अपना किए ही जा रहा है। इन्होंने भी, यूक्रेन ने जो अभी तक अटैक्स किए थे, उन्होंने देखा कि अगर वो एक बार करते हैं क्रीमिया में या मॉस्को के पास 2 ड्रोन भेजते हैं, वहाँ से कई आकर के इनका नुकसान कर जाते हैं जी। तो उससे कोई ज़्यादा माइलेज ना मिल रहा है ना कुछ फ़ायदा इतना हो रहा है जी। तो ओवरऑल नुकसान अगर देखा जाए तीनों को हो रहा है यूक्रेन को। हालांकि इन्होंने एक बोला है कि एक छोटा सा गांव लिबरेट किया है नॉर्थ ईस्टर्न में, दूसरा इन्होंने एक ग्रेन की कंटेनर था जो कि 17 महीने से पड़ा हुआ था, जो कि इन्होंने अभी निकाला है, एक रूट जो कि अमेरिका ने बीच में से दिया है, उससे निकाल रहे हैं लोग, जो कि और बाकी चीज़ तो जा नहीं रही है जी। यूक्रेन के आई थिंक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने का स्टेटमेंट था कि लड़ाई की फेयर एंड होना चाहिए जी, फेयर तरीके से एंड होना चाहिए, और उनका वही था कि हमने हमारे जो हैं सैंक्शंस कम नहीं होनी चाहिए रशिया के अगेंस्ट, हमें अपनी वापस मिलनी चाहिए ज़मीन। और तो कहने का एम है कि धीरे धीरे यूक्रेन में भी ये एटलीस्ट बात तो आने लगी है कि लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये चीज़ इधर से ही ज़्यादा आ रही है। हालांकि रूस ने भी बोला है वो चाहते हैं, लेकिन वो भी अपने टर्म्स पर चाहते हैं। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो कि अभी वहाँ पर आने लगी हैं।
जो उनका जो खरसान में और नीप्रो एरियाज में देखिए अटैक्स बढ़ गए हैं रूस के जी वहाँ पर। और जो इनकी सीक्रेट एजेंसी है FSB, उन्होंने तो यहाँ बोला है कि जो यूक्रेन के कुछ आ रहे थे अंडरग्राउंड या जो सबोटियर्स, उनको उन्होंने पकड़ा है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली चल रही हैं। और मेदवेदेव ने रशिया से जो उनके हम जानती हैं उनके बारे में, उन्होंने फिर दोबारा बताया है कि वो उनका कहना है कि ये वॉर रोकना कोई नहीं चाहता जी, सारे इससे प्रॉफिट बना रहे हैं जी, नाटो बना रहा है, यूरोपियन यूनियन बना रहा है, अमेरिका भी प्रॉफिट बना रहा है, इसलिए वो रोकने के इंटरेस्ट में नहीं है, जी, वो रखना चाहते हैं। नाटो जो है वो ऑफिशियली नाटो का एक तो आपने देखा कि स्टेटमेंट आया था यूएनओ के एक जो उनके असिस्टेंट थे UN चीफ के, कि भाई नाटो अपनी ज़मीन भूल जाए और मैं नाटो की मेंबरशिप अगर लेनी है तो। जी, बाद में उन्होंने रिट्रैक्ट किया कि ये गलत स्टेटमेंट था। जी, लेकिन मतलब ये है कि चीज़ अब लोग, मेरे ख्याल से लग रहा है कि वॉर फटीक जो मैं पहले कह रहा था जी, कि 2-3-4 महीने पहले कि जब ये शुरू होगी तो धीरे धीरे लोग पीस इनिशिएटिव बढ़ाएंगे, और धीरे धीरे वो चीज़ शुरू हो रही है। पोलैंड और इनमें हो ही गया, जर्मनी के ऊपर इफेक्ट हो गया। जर्मनी ने यहाँ तक कह दिया कि पहले जो उसने कमिट किया था कि 2% GDP की देगा अपना नाटो और यूरोपियन यूयू को, जी, उसने कहा कि अब मैं इतना नहीं दे सकता, जी, कम करेगा वो। पोलैंड और हमने बात ही कर ली, लटाइवा की बात कर ली, उनके ऊपर क्या डिफरेंस पड़ रहा है। जर्मन गवर्नमेंट ने कहा यही है। रशिया में खुद में देखिए इन्फ्लेशन बढ़ गया है, जर्मन बैंक ने इंटरेस्ट रेट 8.5% से 12% कर दिया है। जी, तो फर्क तो उनके ऊपर भी है, बिल्कुल, भले वो इतने ज़्यादा सामने नहीं आ रहा है। तो इस तरह देखिए तो अगर लाइकली आर्म्स डील भी अभी रूस नॉर्थ कोरिया के साथ कर रहा है, जी, नॉर्थ कोरिया के साथ इन दोनों के, इनके आर्मी चीफ गए थे, बातचीत भी हुई है। और कल ही अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर नॉर्थ कोरिया से रूस वेपन डील करता है तो अगेंस्ट UN सैंक्शन, UN नॉर्म से वो होगा। तो सारी चीज़ें आई हैं। तो मतलब चीज़ कहीं है नहीं, स्टैटिक है। नुकसान अगेन मैं कहूँगा यूक्रेन का ही हो रहा है। जी, और अगर हम पीस उस पर आगे बढ़ें, अभी देखिए कई दिनों से यह भी न्यूज नहीं आ रही है कि किसी कंट्री आके मैं इतने मिलियन का दे रहा हूँ या इतने बिलियन का आर्म्स, और वहाँ पर जो विजिट चल रही थी वो सब भी बंद हो चुका है। वही जितनी विजिट्स आप देखिए हो रही थी सारी बंद हैं। जी, तो अब जो है वो जो हमने बात की थी पहले 4 महीने पहले कि वॉर फटीक जो चीज़ है वो धीरे धीरे अब आ रही है। सारे युद्ध से परेशान हो रहे हैं कि कभी कैसे ख़त्म हो, बट किस टर्म्स कंडीशन पर हो, वही चीज़ है। रूस लड़ाई करके उतना जा करके अब छोड़ के तो आएगा नहीं, आना नहीं चाहता। अमेरिका ने और नाटो ने, यूक्रेन तो छोड़ दीजिए, इतना लगाने के बाद फिर भी वो कहें कि वहीं का वहीं रह गए तो वो भी नहीं चाहते हैं। तो रास्ता वहीं से वहीं पर निकलना है कि ये कैसे हो। जी बिल्कुल सर। सर, भारतीय सेना ने आपात खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? नहीं जी, पहले देखिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये था कि पहले आपको पता है इतनी जटिल प्रक्रिया थी रक्षा खरीद की जी, कि आप देख रहे हैं कि महीनों तो छोड़िए, सालों लग जाते थे एक एक खरीद में, जब से शुरुआत होती थी जी, और फाइनल प्रोडक्ट जब तक आता था जी। और ये ज़रूरत बहुत महसूस हुई, खास करके जब से LC पर इतना एक्टिविटी होगी पाकिस्तान के अगेंस्ट बाकी जगह, और हमें ज़रूरत पड़ी अत्याधुनिक सामान लेने के लिए जो हमारे पास थे नहीं। और जो आपने देखा जैसे से चीज़ें की गई, इंक्लूडिंग सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के आर्म्स एम्यूनिशन, जो भी चीज़ें छोटी, इवन छोटी चीज़ें, बुलेट प्रूफ वेस्ट थी, बूट्स थे, हाई एल्टीट्यूड के सामान थे, अब वो नॉर्मल में महीनों लगते थे। तो गवर्नमेंट ने बीच में किया था, करीब कुछ सालों से तो उन्होंने पावर्स दिए थे। पहले आर्मी के पास पावर ही नहीं थी, खुद ही खरीद थी जी। वाइस चीफ्स के पास कुछ पावर थे जी। बाद में उन्होंने डेलीगेट किया आर्मी कमांडर्स लेवल तक जी। तो वो बहुत हुए तो मैक्सिमम 10 करोड़ तक आए थे जी। बाद में खास करके जब चाइना के साथ हुआ, गलवान में, तो हुआ कि भाई अगर पावर नहीं होंगे तो जल्दी खरीद नहीं होगी जी। प्रोसेस तो, और इस प्रोसेस से जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा जी हर एक में। तो हुआ कि ठीक है, उस समय जो इन्होंने पावर्स दिए, और तकरीबन 300 करोड़ तक के पावर्स दिए गए थे जी। उसमें इनके लिए पहले वाइस चीफ फिर आर्मी कमांडर्स लेवल तक आ गया था। और उसमें था कि ये विद इन ए ईयर
ये खरीद लेंगे और प्रक्रिया भी उसकी काफ़ी आसान कर दी गई जी। मतलब एक ये कि ब्यूरोक्रेटिक और बाकी जितने हैं वो कंट्रोल से उनको कम करके ज़रूरत के हिसाब से कर देगी और उससे बहुत फ़ायदा भी हुआ हर एक उसमें। और ये जो है गलवान के बाद ईयरली बढ़ाते गए और इन्होंने अभी फिर बढ़ाया है और ये परमानेंट फीचर एक तरह से आप समझिए कि ये हो गया है। और ये जो फास्ट मूविंग आइटम्स हैं बहुत ज़रूरी हैं, इमीडिएट चाहिए, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि ये जो एक्चुअल एक ये कि कॉम्बैट में जो ऑलरेडी एलसी एलएसी वहाँ पर हैं लोग, उनको फिर पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऑलरेडी कार्रवाई होकर के और सामान आ जाता है, उनके पास पहुँच जाएगा। अदरवाइज आपको हम लोग जानते ही हैं कि कितना टाइम इसमें लगता था। तो इस वजह से जो है ये है। और दूसरा है, मैंने जैसे बताया कि 10 करोड़ तक पहले होता था, अब ये बढ़ा दिया गया है और नीचे लेवल तक कर दिया गया है। और इससे फ़ायदा सबसे बड़ा है, आप देखिए जो अभी परसों है 7,300 करोड़ का जो है सामान की बात हो रही है, जो पहला, हालांकि ये चौथा है ट्रांसिट जिसमें हम ये कर रहे हैं, सामान ले रहे हैं, लेकिन अभी जो है 7,300 वो कह रहे हैं इसके बाद भी तकरीबन 7,000 करोड़ और रास्ते में है। और इसमें बेसिकली जो ले रहे हैं वो हम ये फौज जो है इंडियन मैन्युफैक्चर से ही ले रही है जी। और वो भले फॉरेन उसके साथ कोलैबोरेशन करके दे रहे हैं, बट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनसे लिया जा रहा है। और इसमें बेसिकली ड्रोन्स हैं, फिर इंडिविजुअल जो पर्सनल इक्विपमेंट है, प्रोटेक्टिव गियर, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं जिनकी की जैसे मैंने कहा एलसी बाकी जगहों पर ज़्यादा ज़रूरत है, वो सब चीज़ें आ रही हैं। और तकरीबन मतलब 49 ऑड आइटम्स जो हैं जिसके ऊपर ये किया गया है और इसके बाद बाकी हैं। और एम वही है, आपको पता है कि एक तो आप बेस्ट क्वालिटी आइटम्स लीजिए जो आपको इस अपने लिए चाहिए। और जैसे बात पहले हमारे आर्मी चीफ ने बोला था कि विल फाइट वॉर्स विद इंडिजिनस सोल्यूशंस, अपने सोल्यूशंस, अदरवाइज आप बाहर से मंगाइए और जो आपको उसको रिपेयर रिप्लेसमेंट करनी हो तो फिर हो नहीं पाता है। बिल्कुल। तो एक ये चीज़ इससे तीसरी जो मेन चीज़ है कि एक जो इनकी है फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव अप्रोच लगा रखा है कि हाँ भाई ठीक है, मे बी हमें 100% नहीं हो, 90% भी है तो हम अपना काम कर लेंगे जी, हमें सहूलियत है, हम उस हिसाब से कर लेंगे। तो वो चीज़ें हैं जिसको लेकर के चल रहे हैं। और इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे हमने अभी 3-4 नाम लिए, पर्सनल इक्विपमेंट हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं जी, जिसकी ज़रूरत हमें है, जो इंटेलिजेंस आइटम्स हैं उसके लिए हमें सर्विलेंस आइटम्स हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ सकती है। और जैसे मैंने कहा ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम्स, आजकल ये कई चीज़ें बनने लगी हैं और हमारे स्टार्टअप्स बनाने लगे हैं, उनके ऊपर वो भी हैं जो पहले इनएक्टिव थे, नहीं करते थे, अब लोगों ने शुरू कर दिया है। और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुपीरियरिटी हमारी कितनी है, हमारे पास गन्स हैं, देन हमारे साइबर इक्विपमेंट है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी वजह से हमें जल्दी मिल पाएंगी और हमें इसके ऊपर काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि आप देखिए 4th 5th डायमेंशन ऑफ वॉर हो गया है, साइबर स्पेस सब जगह हम पहुंच गए हैं। तो वहाँ के लिए हम तैयार नहीं थे इक्विपमेंट वाइज जी, मेंटली तो हम तैयार थे, मेंटली तैयार थे, बट इक्विपमेंट हमें वो तैयार, तो उसके लिए जो है ये ज़रूरी था। और एज इट इज़ आर्मी ने, आर्म्ड फोर्सेज ने 2023 को ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोल रखा है हर एक तरह से, इक्विपमेंट वाइज, ऑर्गेनाइजेशन वाइज, थिंकिंग वाइज, हम थिएटर कमांड तो बाकी जो भी बात कर रहे हैं ये सब चीज़ उसमें इंक्लूड होती है। तो इसलिए जो है उसके लिए भी ज़रूरी है कि रिसोर्सेज भी साथ में हों अगर हमें करना चाहते हैं। सिर्फ सोचने से, ऑर्गेनाइजेशन बनाने से तो होगा नहीं, हमें इक्विपमेंट भी चाहिए। तो उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। लाइक नैनो ड्रोन्स आजकल शुरू हो गए हैं, यही देखिए PGMs, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस, हम UAV से लॉन्च करें। पहले सिर्फ हम देखने के लिए इस्तेमाल करते थे, रेकी के लिए, अब उसके लिए तो सारी चीज़ें हमारे यहाँ बन रही हैं। ऑटोमेटिक स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, उनकी ज़रूरत है। और ये सारे मेक 1 मेक 2 प्रोजेक्ट हैं, लाइट टैंक्स, टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसे हैं जो कि ज़रूरत है इनकी। और अभी भी इससे पहले 45 आइटम और हैं जिनको ऑलरेडी गवर्नमेंट फंड कर रही है, 22,000 करोड़ जिसमें करीब फंडिंग हो रही है, जो मेक 2 में आएंगे और जो इस रास्ते से लिए जाएंगे। तो ये हमारे लिए
हमारी इंडस्ट्री के लिए, एमएसएमईज के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, हमारे टेक्नोक्रेट्स के लिए, जो टेक्निकल ब्रेन्स हैं उनके लिए देखें, और ओवरऑल देश के लिए एक बहुत अच्छी बात है जिसको लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सर। सर, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान मिलकर रक्षा सुरक्षा के लिए जो नए उपाय करने जा रहे हैं, उसके उद्देश्य क्या है? जहाँ तक कि अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान की बात है, एक बड़ा एक प्रश्न है एक्चुअली अपने आप में। आप अगर देखिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया या कोरिया का बंटवारा हुआ क्यों? 1953 में जब ये बंटवारा हुआ, अमेरिका की वजह से हुआ। अमेरिका और रूस चूँकि एग्री नहीं कर रहे थे, अमेरिका ने बोला 30th पैरेलल को एक डिवाइडिंग लाइन बना करके ऊपर नॉर्थ कोरिया, जिसको चूँकि वहाँ पर रूस का वहाँ कब्जा था या रूस का प्रभुत्व था वहाँ, तो उसको उन्होंने रूस के प्रभुत्व में रहने दिया, और वहाँ कम्युनिस्ट का प्रभाव था, और नीचे उन्होंने साउथ कोरिया अपने प्रभाव में लिया। तो ये जो है वहाँ पर नॉर्थ साउथ कोरिया बना, जो अभी तक उनकी वैमनस्य, उनकी आपस में जो है जो में वैमनस के अलावा भी ये जो बनाई गई दूरी है वो बढ़ती जा रही है, रुक नहीं रही है, ना रुकी है। जहाँ तक जापान आप देखिए, जापान हम सबको पता है कि रुका ही वर्ल्ड वॉर वहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी, और किया किसने? अमेरिका ने। तो ये एक आयरनिकल है इस समय कि वही अमेरिका इनको साथ में लेकर के साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को और एक सिक्योरिटी पैक्ट बना रहा है, और एक अपने इंटरेस्ट की और इनके इंटरेस्ट की, जापान और साउथ कोरिया की इंटरेस्ट की सुरक्षा के लिए बन रहा है। इसी बीच आप देखिए साउथ कोरिया और जो है जापान का, इनका भी आपसी संबंध अगर आप देखें तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। अभी नहीं, पिछले 2-3 साल तक अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि साउथ कोरिया जापान को ब्लेम करता रहा है। पहली बात तो जो कॉलोनियल, क्योंकि ये सारे कॉलोनी थी जापान की, कि जापान ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं। वर्ल्ड वॉर के टाइम जो इनके प्रिजनर्स थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। इनके औरतों को कंफर्ट वीमेन की तरह इस्तेमाल किया गया जापान द्वारा। इसके अलावा जापान सी, जो नाम जापान ने दिया अपना, उसके लिए भी इनका साउथ कोरिया सहमत नहीं था। उसके अलावा भी कुछ इलाके हैं जिनके ऊपर अभी भी इनके ऊपर असहमति है इनके आपस के बीच में। और अगर देखा जाए तो इनके काफ़ी पहले से अगर आप देखें तो कोल्ड वॉर के टाइम से ही इवन साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में भी बहुत ज़्यादा आपसी अगर कहें विश्वास नहीं रहा। 1900 और विश्वास इसलिए नहीं रहा कि साउथ कोरिया को लग रहा था कि अमेरिका हमेशा उनका साथ नहीं देगा। इनफैक्ट 1960 में आप देखिए उस समय रिचर्ड निक्सन ने उन्होंने बोला था कि ट्रुप्स हम विड्रॉ करेंगे कुछ साउथ कोरिया से। उसके बाद 1970 में दोबारा यही बात की गई। 1980 में मई में जब साउथ कोरिया में कू हुआ था, उस समय यूएस ने बोला था कि हम जो है विड्रॉ कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें आपस में चलती रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है चीज़ें तब आईं जबकि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर फील्ड में आगे बढ़ने लगा। चीन और रूस की शय पर उनसे मदद लेकर के वो आगे बढ़ता रहा। और इसी बीच में अमेरिका ने एक ईस्ट एशियन इनिशिएटिव भी बनाया था अपना। इसमें जो है बेसिकली उसमें साउथ कोरिया ने बहुत ज़्यादा उसके अप्रूव तो नहीं किया उसको, कि क्योंकि उसको लगा कि हमारे ऊपर से हमारी सिक्योरिटी छोड़ करके और ये जो है बाकियों की सिक्योरिटी देखने में अपना ज़्यादा रिसोर्सेज लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जरूरी, 1960 या 70 के बाद साउथ कोरिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ता गया काफ़ी, और 90 के बाद तो उसने बहुत ज़्यादा इस मामले में आगे बढ़ गया। साउथ कोरिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर उसका ट्रांजिशन हुआ
और उसका जो राइवलरी है नॉर्थ कोरिया के साथ वो भी बढ़ती गई, रुकी नहीं। और मैंने जैसे कहा था न्यूक्लियर ऑप्शन की वजह से, क्योंकि साउथ कोरिया ने न्यूक्लियर पर ध्यान रखा ही नहीं, क्योंकि वो था कि ठीक है अमेरिका का अम्ब्रेला रहेगा और उसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1990 के बाद जो है अमेरिका को भी लगा कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपना समय और पैसा लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब साउथ कोरिया चूँकि आगे बढ़ रहा है तो हम लीडिंग रोल में नहीं रहेंगे इस इलाके में, साउथ कोरिया जो है हम सपोर्टिंग रोल में रहेंगे। तो ऐसे करके चीज़ें चलती रहीं। यूएस का कमिटमेंट बाकी जगह बढ़ता गया, इराक और बाकी जगहों पर जहाँ पर उसको ट्रुप्स और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने लगी, तो नेचुरली उसने थोड़ा यहाँ पर अपना इन्वॉल्वमेंट कम किया और साउथ कोरिया को ही हो उसने कहा आगे बढ़ने के लिए। उधर जो है रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, इनका जो है ये मिलकर के आगे बढ़ते रहे। नॉर्थ कोरिया ने आप हमें पता ही है कि जब अपने न्यूक्लियर उसने काफ़ी मिसाइल टेस्ट किए। इनफैक्ट पिछले साल अकेले उसने तकरीबन 100 मिसाइल टेस्ट किए हैं और नेचुरली ये बहुत बड़ा धक्का था साउथ कोरिया के लिए, अमेरिका के लिए भी, पूरे रीजन में वहाँ पर। अभी जो है देखा जाए तो ये मीटिंग इसी वजह से हो रही है क्योंकि जब यूक्रेन वॉर शुरू हो गया, यूक्रेन रशिया का, रशिया चाइना और यहाँ साउथ कोरिया का, ये मिल करके एक होने लगे। तो ये सब देखने के बाद और जो मैंने अभी कहा कि जो मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रखा है, ICBMs की, IRBMs की, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स की सारी टेस्टिंग कर ली नॉर्थ कोरिया ने। उन्होंने यहाँ तक कि उसने कुछ मिसाइल जो है टेस्ट की हो जापान में, जापान सी के में गिरे। उधर चीन का प्रेशर जापान के ऊपर है ही, जो इंडो पैसिफिक से की तरफ से है। तो ये सब चीज़ें जो है देख करके, साथ ही रूस और जापान का भी, उनके बीच का वहाँ भी जो है आपसी संबंध ठीक नहीं है, क्योंकि रूस अभी भी कुराइल आइलैंड्स का जो मामला है, कुरिल आइलैंड्स का जापान के साथ, वो पूरा सॉर्ट आउट हुआ नहीं है उनके बीच में। 5 आइलैंड्स थे बड़े, जिनमें से 2 के बारे में तो समझौता हुआ था, बाकी 3 रह गए हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए जापान को भी जरूरत पड़ी इसकी, और जापान और साउथ कोरिया भी आपसी जो उनके अंदर के मनमुटाव था उसको धीरे धीरे उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। हालांकि जो स्टेटमेंट्स आप देखें उसके हिसाब से ये इतना आसान नहीं था, लेकिन दोनों जो हैं साउथ कोरिया और जापान आज नहीं पहले से ही मेजर नॉन नाटो एलाइज हैं अमेरिका के। और आप 2014 की एक BBC की मैं सर्वे देख रहा था, रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया है, उन्होंने सर्वे किया था जापान और साउथ कोरिया के बारे में कि लोग एक दूसरे के बारे में क्या भाव रखते हैं। 13% जापानीज़ कह रहे थे कि साउथ कोरिया के बारे में थोड़ा पॉजिटिव सोच रहे थे कि ठीक है, लेकिन 37% निगेटिव सोच रहे थे। उधर जो साउथ कोरिया में 15% लोग तो पॉजिटिव सोच रहे थे जापान के बारे में, लेकिन 79% लोग जो है निगेटिव सोच रखे हुए थे। तो आप देखिए क्या जापान और साउथ कोरिया में आपस में भावना, लोगों की भावना है। 2014 की हालांकि थोड़ी पुरानी है, बट बहुत कुछ नहीं बदला है। 1950 से इनके बीच में भी रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। 1975 में भी रिलेशंस थोड़े बहुत इम्प्रूव होने शुरू हुए, लेकिन फिर 2013 आते आते फिर आपस में इनके रिलेशंस खराब होने लगे। इन्होंने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए 1913 और 19 में एक दूसरे के ऊपर। 2021 में तो साउथ कोरिया ने यहाँ तक कह दिया कि उसका नेट ज़ीरो इंपोर्ट हो रहा है रॉ मटेरियल्स का जापान से, क्योंकि तब तक जापान एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हो रखा था चीन के बाद। तो ये सब चीज़ें थी जो आपस में इनकी जापान और साउथ कोरिया की, कि जो आपस में इतना अच्छे संबंध नहीं थे,
लेकिन जैसे मैंने कहा अभी इन्होंने 2012 में पहले एक जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट किया था, जो 2016 में जा करके उन्होंने फिर उसको रिन्यू किया दूसरे नाम से। तो ये 2017 में हालांकि साउथ कोरिया ने बोला था, बड़ा क्लियरली उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था 2017 में कि वो जो है अमेरिका और जापान के साथ कोई ट्राईलैटरल एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें ये लेकर के चलते रहे हैं और इनफैक्ट उन्होंने नोटिस भी दे दिया था इससे बाहर निकलना, कि ये एग्रीमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं जापान से। लेकिन ये जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हुई वर्ल्ड की और इनके आसपास की, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया की, उनसे इनको मजबूर होना पड़ा आपस में। जापान ने तो माफ़ी भी मांगी वर्ल्ड वॉर के जो इनके ऊपर इन्होंने एट्रोसिटीज़ की थी साउथ कोरिया के ऊपर, उसके ऊपर। और अब जो है इनफैक्ट विजिट्स भी हुई। यून जो प्राइम मिनिस्टर हैं साउथ कोरिया के, वो जापान गए थे। जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर भी जो है जून में गए थे साउथ कोरिया में। तो ये आदान प्रदान हुआ है और उसको लेकर के ये लोग आगे बढ़े हैं। और अभी जो ये मीटिंग होने जा रही है ये कैंप डेविड में, ये जो समिट होने जा रही है ट्राईलैटरल समिट, अभी 18 तारीख से बेसिकली इसीलिए है, एक सिक्योरिटी पैक्ट, तीनों ट्राईलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट के लिए, कि तीनों कैसे अपने इंटरेस्ट को इंडो पैसिफिक से लेकर के और साउथ कोरिया तक, जापान सी से लेकर के और वहाँ तक और आगे तक भी ये उसको बनाए रखें, कैसे आगे बढ़ें। इनफैक्ट साउथ कोरिया ने तो यहाँ तक बोला है उनके प्राइम मिनिस्टर ने कि जो 7 रियर बेसेज दे रखे हैं जापान ने अमेरिका को, उसकी वजह से जो अमेरिका ने, मतलब यूएस लेड अमेरिका की जो यूएन कमांड है जिसको कि अमेरिका लीड कर रहा है उस एरिया में, उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। और इससे पहले दोनों प्राइम मिनिस्टर कंबोडिया में मिले थे और उसके बाद ये लोग इनके फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते रहे हैं और ये जो इन्होंने इफ़ेक्ट देखा है उसकी वजह से आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें जब मिलेंगे तो जो बातें हुई हैं, जो कि ब्लिंकन जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने जो बोला है कुछ दिन पहले कि ये अब एनुअल ट्राईलैटरल समिट होगी इसकी, और इसमें जो है बेसिकली ये कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी देखेंगे, जिसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सिनेरियो में क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के बारे में देखेंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, इसके बारे में देखेंगे। और जो इंटरनेशनल जो अभी हालात हैं उसके बारे में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, और स्पेशली नॉर्थ कोरिया और चीन को लेकर के। हालांकि साउथ कोरिया ने बोला है कि हम टारगेट नहीं कर रहे हैं किसी देश को, लेकिन देखा जाए तो उन्हीं की वजह से ये समिट होने जा रही हैं। और जापान और साउथ कोरिया आपस संबंध कैसे आगे बढ़ाते हैं वो भी एक मुख्य चीज़ इसमें होगी, वो भी देखने की होगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो उपजे हालात हैं आज करके, और नॉर्थ कोरिया ने जो हालात बना रखे हैं उसने तो ओपन चैलेंज दिया है। हमें पता है कि पहली बार हुआ था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक नहीं 3 बार ट्रंप जो है मिले थे साउथ कोरियन डिक्टेटर से, लेकिन कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई उनकी वहाँ से कि कुछ भी कोई रिजल्ट मिला हो। और उस पर बल्कि नॉर्थ कोरिया अपने मिशन पर आगे बढ़ता रहा और उसने अपना दबदबा बल्कि एक तरह से अगर कायम कर लिया, डर बिठा दिया कि ये इस तरह की एक समिट होने जा रही है। और इससे कितना फ़र्क पड़ेगा नॉर्थ कोरिया के ऊपर, जापान के ऊपर, जापान और इंडो पैसिफिक के ऊपर, वो तो आगे जब ये बढ़ेंगे तो देखने पर ही आएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर इस समिट से कोई अच्छी बात निकलती है, कोई पीसफुल या कोई माहौल को ठीक करने वाली बात सामने आती है, तो एक अच्छी बात होगी, सकारात्मक होगी। लेकिन वो देखने पर ही आगे चलकर ही पता लगेगा। तो आज के कार्यक्रम में सर आपने पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर बढ़ते हमले के उन कारणों का उल्लेख किया जो शायद मुख्य धारा के मीडिया में कहीं देखने सुनने को मिलते नहीं हैं,
और वो दिखाता है कि आपका कितना विश्लेषण है खासतौर पर उस क्षेत्र के रणनीतिक और सैन्य मुद्दों के प्रति। और ख़ास तौर पर अपने भारत चीन के बीच जो अब सैन्य वार्ता तो लगातार चल रही है, लेकिन इस बार की वार्ता में क्या अड़चन आ गई, क्यों मामला फंस गया, आगे क्या भविष्य है, इस पर आपने विस्तृत बातचीत की। रूस यूक्रेन युद्ध पर आप लगातार विस्तार से बातचीत करते रहे हैं। आज के कार्यक्रम में भी आपने ताज़ा हालात की चर्चा की। भारतीय सेना ने आपात खरीद के लिए जो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं उसका उद्देश्य क्या है, साथ ही आपने बताया कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान मिलकर जो रक्षा सुरक्षा के नए उपाय करने जा रहे हैं उसका निशाना कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम भी हमारे पाठकों दर्शकों के लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा। आप इस चर्चा से जुड़े, इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।